नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी की जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही है और इसी प्रकार से आप अपनी जो मेहनत है उसे जारी रखें और लक्ष्य को प्राप्त करें। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, पादप कार्यिकी की, जिसमें हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी और डिफ्यूजन विसरण की क्रिया पढ़ी थी। उसके बाद में आता है अपना अगला टॉपिक है परासरण। और परासरण दाब किसे कहेंगे, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझें परासरण क्या है, परासरण किसे कहेंगे। देखो, यह भी एक प्रकार का विसरण है, लेकिन यहाँ विसरित होने वाले जो पदार्थ हैं उनके मध्य अर्धपारगम्य क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। जैसा कि आपको फर्स्ट परिभाषा यहाँ दिखाई दे रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या होना, जाना, क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। बीच में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। देखो यहाँ एक चीज है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो इसकी हमने पीछे बात कर ली है कि यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो क्या है, किसे कहेंगे। तो झिल्ली पारगम्यता के आधार पर मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। एक थी पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन, एक थी अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसके अलावा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली और एक थी अपारगम्य झिल्ली। देखो, ऐसी झिल्ली जो विलय व विलायक दोनों के लिए क्या हो, पारगम्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारगम्य झिल्ली। जैसे हम यहाँ एक सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन के लिए हम कहें कि ये एक क्या है, विलयन है। इस विलयन में हमने चीनी को, नमक को, किसी को भी क्या कर दिया, घोल दिया। तो यहाँ जैसे नमक है तो ये नमक किसका काम करेगा, विलय का। और जो जल है वो जल किसका काम करेगा, यहाँ विलायक का। और नमक और जो जल है उसके घुलने से ये जो किसका निर्माण होगा, विलयन का या सॉल्यूशन का क्या होगा, निर्माण। तो हम ये कहें कि इनके बीच में जैसे यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, तो ये यहाँ बीच में ऐसे कोई झिल्ली है, तो झिल्ली नमक और जल दोनों के लिए यहाँ पारगम्य हो तो वह क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जो केवल और केवल किसके लिए पारगम्य हो, विलायक के लिए। विलय जो है उनके लिए यह क्या होती है, अपारगम्य। पारगम्य झिल्ली के हमने उदाहरणों की बात की थी। तो जैसे कोशिका भित्ति थी, फिल्टर पेपर था, वो एक पारगम्य झिल्ली के समान क्या करती है, कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की हम बात करें, ऐसी झिल्ली जो विलायक के लिए ही क्या हो, पारगम्य हो, विलय के लिए क्या हो, अपारगम्य हो। विलय को अपने अंदर से बाहर अंदर जाने नहीं देती है, केवल विलायक के लिए ही क्या होती है, पारगम्य होती है। इसकी बात करें तो जैसे हम समझें कृत्रिम झिल्ली आती है, कृत्रिम झिल्ली, पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र हो सकता है। इसके अलावा सेलोफेन झिल्ली, जैसे कृत्रिम जो वक्र बनाए जाते हैं जहाँ जिनके द्वारा अपवहन या डायलिसिस की जाती है, वहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में किससे बनी हुई है, वो सेलोफेन से बनी हुई है। तो ये सब की सब कैसी झिल्लियाँ हैं,
अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। ऐसी झिल्ली जो विलायक के लिए तो पारगम्य होती है, विलायक के साथ साथ कुछ विशिष्ट जो विलय होते हैं उनके लिए भी वह क्या होती है, पारगम्य झिल्ली का क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार की जो झिल्ली होगी उस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहेंगे। जैसे कोशिका झिल्ली मान सकते हैं, रिक्तिका की झिल्ली जिसे हम टोनोप्लास्ट कह सकते हैं वो पारगम्य। और अपारगम्य झिल्ली किसे कहा था हमने, ऐसी झिल्ली जो विलय विलय किसी के लिए भी पारगम्य नहीं होती है, किसी को भी आने जाने नहीं देती है, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे सुबेरिन और क्यूटिन, अर्थात ऐसी झिल्ली जिस पर सुबेरिन और क्यूटिन का क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, वो अपारगम्य झिल्ली का क्या करेंगी, काम करेंगी। रबड़ की झिल्ली होती है वो, इसके अलावा कॉर्क जो होता है, छाल जो होती है वो किसका काम करती है, अपारगम्य झिल्ली का काम करती है। जैसे यहीं पर हम देखें सुबेरिन और क्यूटिन युक्त, अर्थात जो कोशिका भित्ति है उसमें प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर का निर्माण होता है। तो जो टर्सरी लेयर बनता है उसका निर्माण होगा वह किसके कारण, लिग्निन है, सुबेरिन है, क्यूटिन है आदि के क्या होने से, जमाव होने से बन जाता है। सामान्यतः जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और किसकी बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। लेकिन उस पर यदि इन पदार्थों का जमाव और हो गया तो टर्सरी जो वाल है, तृतीयक जो भित्ति है वो बन जाती है। और तृतीयक भित्ति के निर्माण के कारण, तृतीयक भित्ति के निर्माण के कारण ये जो झिल्ली है वो कैसी हो जाएगी, अपारगम्य झिल्ली का क्या करेगी, कार्य करेगी। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के बाद यहाँ क्लियर। यहाँ हम देखें किस प्रकार से जो जल है वो अपनी अधिक सांद्रता से झिल्ली को पार करके कम सांद्रता की तरफ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यहाँ हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में किसी सॉल्यूशन को भरा, हमने विलयन को क्या किया है, भरा है। लेकिन इनके बीच में, इनके मध्य में हमने एक क्या लगा दी, अर्ध पारगम्य क्या लगा दी है, झिल्ली लगा दी है। अर्ध पारगम्य क्या लगा दी, झिल्ली लगा दी। ये मध्य में क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। और यहाँ भी विलयन है, यहाँ भी विलयन है, यहाँ विलयन भरा हमने। देखो इसको ध्यान दो आप, यहाँ जैसे 100 लीटर का घोल है, 100 लीटर का विलयन है, और यहाँ भी जैसे 100 लीटर का क्या है, विलयन है। इससे मैं कहूँ A, इससे कहूँ B। अब इसके अंदर हम देखें तो विलयन का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, विलय प्लस विलायक से। तो जो जल है वो तो विलायक का काम कर रहा है, अर्थात सार्वत्रिक क्या होता है, विलायक होता है। यही हमने शर्करा का क्या कर दिया, इसमें घोल बना दिया, चीनी को क्या कर दिया, यहाँ घोल दिया। तो यहाँ जैसे मैं देखूं तो चीनी जो है उसके यहाँ मैं बात करूं 10 अणु हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 अणु। और जो नमक है, सॉरी जो जल है, उस जल के कितने अणु हैं, 90 अणु हैं। इसी प्रकार इसमें हम देखें तो यहाँ जो चीनी है उस चीनी की मात्रा अधिक है, अर्थात यहाँ अधिक सांद्रता का क्या बनाया है हमने, विलयन बनाया है। यहाँ विलय पदार्थों की मात्रा क्या है, अधिक है। यहाँ विलय पदार्थों की मात्रा क्या है, अधिक है, और यहाँ विलय पदार्थों की मात्रा क्या है, कम है। इसलिए ये जो विलयन है, ये विलयन क्या है, कम सांद्र है, ये विलयन जो है अधिक सांद्र है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ जो H2O ये जल है, ये शर्करा है। तो शर्करा के यहाँ 10 अणु हैं। यहाँ शर्करा की बात करें तो शर्करा की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात जैसे 90 अणु में यहाँ शर्करा के लूँ और 10 अणु यहाँ किसके लूँ, जल के लूँ। तो हम देखें, देखो अब
इन दोनों विलयनों में से जल की सांद्रता किधर ज्यादा है, अर्थात जिधर जल के अणु ज्यादा हैं उधर जल की सांद्रता क्या है, अधिक है। तो जल की सांद्रता इधर क्या है, ज्यादा है, और जल की सांद्रता इधर क्या है, कम है। हमारी पहली जो परिभाषा है वो क्या कह रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये झिल्ली है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं का, ये जो जल है इस झिल्ली को पार करके, ये जो जल है, जल के अणु हैं, ये इस झिल्ली को पार करके अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी कम सांद्रता की तरफ जाएंगे। किधर से, अधिक सांद्रता से, किधर से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या होते हैं, जाते हैं। और कम सांद्रता की तरफ जाना ही क्या कहलाएगा, यहाँ सामान्य परासरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। तो पहली जो अपनी परिभाषा थी वो कंप्लीट हुई, अर्थात जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी अधिक सांद्रता से, इधर देखो यहाँ जल की सांद्रता अधिक है, यहाँ जल की सांद्रता क्या है, कम है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जल के अणुओं का अपनी, मतलब जल की अधिक सांद्रता से जल की कम सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाएगा, सामान्य परासरण कहलाएगा। सेकंड परिभाषा हम देखें, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का विलय की, जल का विलय की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। देखो इस चार्ट को हम इस प्रकार से समझें, यहाँ जल की सांद्रता कम है या ज्यादा है भैया, इधर, इधर जल की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और इधर जल की सांद्रता, जल की सांद्रता क्या है, कम है। तो इधर जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट, पहली चीज तो ये, अर्थात परासरण की क्रिया में जो जल है वह अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। दूसरी परिभाषा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का विलय की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। इधर देखो, इधर हमने बात की थी विलय, विलय के रूप में यहाँ कौन है, शर्करा। शर्करा के यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 अणु हैं, और यहाँ शर्करा के कितने अणु हैं, 90 अणु हैं। किधर मात्रा अधिक है, इधर, और किधर मात्रा कम है, इधर। तो विलय की सांद्रता यहाँ कम है और विलय की सांद्रता यहाँ अधिक है। तो हम देखें विलय की सांद्रता, विलय की सांद्रता, तो विलय की सांद्रता इधर कम है या ज्यादा है, इधर विलय की सांद्रता क्या है, कम है। और दूसरी तरफ हम देखें तो विलय की जो सांद्रता है वो दूसरी तरफ क्या है, अधिक है। इधर विलय की सांद्रता, तो यहाँ विलय की सांद्रता क्या है, अधिक है। तीसरी चीज क्या निकल के सामने आ रही है, दूसरी परिभाषा आपकी कंप्लीट, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का विलय की, इधर देखो विलय की सांद्रता यहाँ क्या है, कम, और यहाँ विलय की सांद्रता क्या है, अधिक। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसका, जल का, किसका, जल का, किसकी, देखो ये परिभाषा जो है विलय के संदर्भ में है। पहली परिभाषा हमने विलय के संदर्भ में ली या जल के संदर्भ में ली, दूसरी परिभाषा हम यहाँ किसके संदर्भ में ले रहे हैं, विलय के संदर्भ में ले रहे हैं। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का विलय की, इधर विलय की सांद्रता कम है, इधर विलय की सांद्रता ज्यादा है। तो विलय की कम सांद्रता से जो जल है वो जल किधर से किधर, विलय की कम सांद्रता से विलय की अधिक सांद्रता की तरफ जा रहा है, अर्थात ए से बी में ही जाएगा। परिभाषा यहाँ किसके संदर्भ में आ गई, विलय के संदर्भ में। तीसरी जो अपनी परिभाषा है, तीसरी परिभाषा क्या कह रही है, ध्यान दो, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता के विलयन का अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होने वाली गति। यहाँ देखो, यहाँ विलय की मात्रा कम है, इसलिए ये जो पूरा सॉल्यूशन बन रहा है, ये पूरा विलयन बन रहा है। यहाँ विलयन की सांद्रता क्या है, कम, और यहाँ विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक। ये हाइपोटोनिक विलयन है और ये हाइपरटोनिक विलयन है, ये अल्प परासारी विलयन है और ये अति परासारी विलयन है। तो तीसरा हम पॉइंट देखें तो यहाँ विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता यहाँ क्या है, कम है, और इधर वाले बी वाले सॉल्यूशन में विलयन की सांद्रता, विलयन की
सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता यहाँ क्या है, अधिक है। तो क्या हो रहा है, विलयन कम सांद्रता का जो विलयन है वो अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ जा रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो वह भी एक प्रकार का क्या है, परासरण है। यहाँ विलय जो है, विलय की सांद्रता इधर कम है, इधर ज़्यादा है। जल के अणुओं का विलय की कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाएगा, यहाँ परासरण कहलाएगा। जल की या विलय के संदर्भ में ले सकते हैं, जो जल है अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहा है, वह जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। चौथा हम पॉइंट की बात करें, फोर्थ, तो आता है यहाँ हम देखो, फिलहाल आप इतना सा ही समझ लो, ओपी। ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब समानुपाती है किसके, विलयन में विलय अणुओं की संख्या के। अर्थात विलय अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी परासरण दाब भी उतना ही अधिक होगा। विलय अणुओं की संख्या कम होगी, परासरण दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो विलय अणुओं की संख्या, विलय अणुओं की संख्या इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है, विलय अणुओं की संख्या इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है, विलय अणुओं की संख्या इधर ज़्यादा है और इधर कम है। तो जिधर विलय अणुओं की संख्या कम है उधर का ओपी, उधर का ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कम है या ज़्यादा है, इधर का ओपी, इस तरफ का जो ओपी है वो तो है क्या, कम, और इधर का जो ओपी है, इस तरफ का ओपी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा या विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की तरफ क्या हो रही है, गति हो रही है। तो वह भी एक क्या है, परासरण की क्रिया है। अर्थात जो जल है वो परासरण की क्रिया में अपनी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कम ओपी से उच्च ओपी की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। अब ओपी यहाँ है तो जितने विलय पदार्थ होंगे उसके ओपी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात शुद्ध जल की बात करें जैसे, तो शुद्ध जल जो है उसमें कोई विलय पदार्थ मिले हुए नहीं होते, तो शुद्ध जल की जो ओपी होगी, वो शुद्ध जल की जो ओपी है वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर हम समझें, इधर का जो विलयन है वो विलयन कैसा है, अल्प परासारी है या अति परासारी है। इधर का विलयन, यहाँ देखो सांद्रता कम है या ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है या कम है, तो सांद्रता इधर कम है और इधर ज़्यादा है। इधर विलय पदार्थ कम है तो ये जो विलयन है इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो ये जो विलयन है वो कैसा विलयन है, अल्प परासरी विलयन, हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इधर की बात करें तो ये जो विलयन है यहाँ विलय पदार्थों की मात्रा अधिक है, अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक विलयन। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं अल्प परासारी जो विलयन है, अल्प परासारी विलयन जो है उधर से जो जल है वह अति परासारी जो विलयन है उसकी तरफ क्या होंगे, जाएंगे, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट हम देखें, ध्यान दो, यहाँ परासरण की क्रिया को समझने के लिए हम दो प्रयोग जो हैं उनकी बात करेंगे। एक तो आता है तिसिल कीप प्रयोग, थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट, और दूसरा आता है आलू का परासरण द्वारा प्रदर्शन। देखो जैसे पहला एक्सपेरिमेंट हम करें थिस्टल फनल या थिसिल कीप जो प्रयोग है उसके दौरान, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे ये एक हमारे पास क्या है, बीकर है, यहाँ हम एक कीप ले रहे हैं, थिसिल कीप,
ये कीप ली। ये तिसिल जो कीप है इसके नीचे वाले सिरे पर हमने अर्ध पारगम्य क्या लगा दी, झिल्ली लगा दी। और ये जो पूरा तिसिल कीप है, इस पूरे तिसिल कीप में हमने शर्करा का क्या भर दिया, घोल भर दिया। यहां क्या है, शर्करा का घोल या शर्करा का विलयन। और बाहर जो बीकर था, इस पूरे बीकर में हमने शुद्ध क्या भर दिया, शुद्ध जल भर दिया। शुद्ध क्या भर दिया, जल भर दिया। यहां ध्यान देना, अभी हमने एक चीज बताई है कि अल्प पराशरी जो विलयन है अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, वह अति पराशरी विलयन की तरफ क्या करता है, जाता है। यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में हम किसको काम में लेंगे, जैसे पार्चमेंट पेपर को। इसके अलावा जो जीवित सेल होती हैं, उन जीवित सेल की जो कोशिका झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के समान काम करती है। लेकिन उस झिल्ली को यदि सेपरेट करके हम बाहर निकाल लें तो बाहर निकालने के बाद में वह चयनात्मक पारगम्यता का गुण क्या कर देगी, खो देगी। अर्थात सजीव के अंदर रहते हुए वह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के समान काम करेगी, लेकिन जैसे ही उसको सजीव ऑर्गेनिज्म से हम बाहर निकाल लेंगे वह पारगम्य झिल्ली के समान क्या करने लग जाएगी, कार्य करने लग जाएगी। तो कृत्रिम रूप से हम इस प्रकार से भी झिल्लियां बना सकते हैं। जैसे एक अंडा है, एक अंडे से हम सेपरेट रूप से किसको बाहर निकाल सकते हैं, कोशिका जो झिल्ली है उसकी, उसको बाहर निकाल सकते हैं और वो पारगम्य झिल्ली के समान काम करेगी, उसको बांधा जा सकता है। कैसे, जैसे अंडा है तो अंडे के ऊपर एक छोटा सा क्या कर लेंगे, हम छेद कर लेंगे और उसमें जो भी पीतक योग आदि है उसकी जो मात्रा भरी हुई है उसको सारे को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब जो अंडा है उस अंडे को तनु HCl के घोल में रखेंगे। HCl के घोल में रखने के बाद में क्या होगा कि उसकी जो बाहर का जो कवच है, खोल है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और जो कोशिका झिल्ली है वो हमें सेपरेट रूप से क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। उस झिल्ली को भी यहाँ क्या किया जा सकता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में बांधा जा सकता है। अब ध्यान देना, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो अब होगा क्या, यहाँ सॉल्यूशन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल इधर आएगा या बीकर से जल अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा इस कीप में चढ़ेगा। तो यहाँ जैसे इसको स्टैंड वगैरह की सहायता से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ताकि ये अपनी स्थिति में क्या हो सके, बनी हुई रह सके। ध्यान दो, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाएगा, परासरण। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यहाँ जल की सांद्रता इस कीप में ज्यादा है या बाहर ज्यादा है, तो जल की सांद्रता यहाँ क्या है, अधिक है। अर्थात जल की सांद्रता अधिक है, लेकिन जो विलयन है वो विलयन कैसा है, यहाँ अल्प पराशरी, अर्थात विलेय पदार्थों की मात्रा इसमें क्या है, कम है, विलेय पदार्थों की मात्रा, जबकि इसमें शर्करा का गाढ़ा हमने क्या बना दिया है, घोल बना दिया है। इसलिए ये जो विलयन बन गया ये अति पराशरी, ये जो विलयन बन गया ये कैसा है, अल्प पराशरी। ये जो बाहर बीकर है इसमें जल का जो ओपी है वो है कम, इसका जो ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है ज़्यादा। विलयन की सांद्रता की बात करें तो यहाँ विलयन अति हाइपरटोनिक विलयन है, ये अल्प पराशरी विलयन है। विलेय की सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, विलेय की सांद्रता यहाँ कम है, जल की सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, जल की सांद्रता यहाँ कम है। इस प्रयोग द्वारा देखें तो जल जो है वो अपनी, यहाँ जल की सांद्रता अधिक है, जो जल है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ किसमें प्रवेश करेगा, तिसिल कीप में। तो यहाँ जो जल का स्तर है वो जल का स्तर यहाँ क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक इधर का और इधर का दोनों का जो परासरण दाब है या विलयन की जो सांद्रता है जब तक समान नहीं हो जाती, अर्थात साम्यावस्था में नहीं आ जाता, तब तक जो जल है वो तिसिल कीप में ऊपर की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करता रहता है, प्रवेश करता रहता है। साम्य अवस्था की स्थिति आने तक जो जल है वो यहाँ इसमें क्या करेगा, प्रवेश
करता रहता है। तो यह जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कह रहे हैं, परासरण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, परासरण कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ धीरे 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 यदि हम इस कीप की बात करें, इस कीप में ऊपर से एक क्या लगा दें, दाब लगाएं। जैसे क्या लगाएं, दाब लगाएं। इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन एक बार ध्यान दे लो आप थोड़ा सा। यहाँ क्या किया, बाहर से अतिरिक्त क्या लगा दिया, दाब लगा दिया। तो वह दाब जो शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल के अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से क्या करेगा, रोकने का क्या करेगा, कार्य करेगा। यदि यहाँ से बाहरी दाब लगा दे तो लगने वाला ऐसा दाब या वह दाब जो जल के जो अणु हैं या विलायक के अणु हैं उनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश करने से या घोल में प्रवेश करने से क्या करे, रोके। तो वह जो दाब होगा उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, ओपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इसके द्वारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही जैसे जैसे किसी कोशिका में या घोल में हम बात करें, विलय की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो परासरण दाब है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और परासरण दाब जैसे जैसे बढ़ेगा वो जो बढ़ने वाला ओपी है वो घोल में जल के अणुओं को प्रवेश करने से क्या करेगा, रोकेगा। यहाँ बाहरी दाब जैसे हमने लगाया, इस बाहरी दाब के द्वारा ही जो जल है, जैसे हम बात करें इसमें आरओ वगैरह लगाते हैं तो उनमें जो भी लवण वगैरह घुले होते हैं जल में, तो इस विधि द्वारा ही उनका क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। बाहरी दाब लगाकर ही जो जल है उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। इसी में अपना अगला जो प्रयोग है वो आता है आलू का परासरण द्वारा प्रदर्शन। ध्यान दो, आलू का परासरण द्वारा प्रदर्शन। हमने क्या किया, जैसे ये एक क्या ले लिया, आलू है। इस आलू को सेपरेट हम काटेंगे, शेप एंड साइज देंगे इसको अच्छे से ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हमने काट लिया। अब चाकू की सहायता से इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, एक गुहा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गुहा, ठीक है। यहाँ भित्ति छोड़ दी हमने इसकी, ये तो ये एक क्या बन गई, गुहा बन गई। अब इसमें इसको पूरे को, आलू को हम क्या करते हैं, एक बीकर में रखते हैं दूसरे में। किस में रखा हमने इसको, बीकर में रखा। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, शुद्ध जल भरा हुआ है। शुद्ध क्या भरा हुआ है, जल है। शुद्ध क्या है, जल। और यहाँ जो आलू है, इस आलू में हमने शर्करा का गाढ़ा क्या भर दिया, घोल। शर्करा का घोल भरा है। और यहाँ एक हमने चिन्ह के रूप में एक क्या लगा दी, आलपिन यहाँ अटैच कर दी कि हाँ इसमें देखेंगे हम कि जल का स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसमें परासरण की क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, जल इसमें अंदर जा रहा है या इससे बाहर आ रहा है। तो यहाँ भी अंतः परासरण की जो क्रिया है वो हमें देखने के मिलेगी। अभी बात करेंगे आगे अंतः परासरण और बहिः परासरण की। तो यहाँ हमें परासरण की जो क्रिया है वो इसमें देखने को मिलने वाली है। ध्यान दीजिए, शुद्ध जल है तो शुद्ध जल है, इसका ओपी क्या है, कम है। यहाँ विलयन है तो इसका ओपी क्या है, कम है। अभी परासरण में बात की हमने, झिल्ली को पार करके जो जल है वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके क्या करता है, अंदर की तरफ क्या करता है, प्रवेश करता है, अर्थात अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है, या जल के अणुओं का अपनी कम ओपी से उच्च ओपी की तरफ क्या होता है, गमन होता है। या हम यहाँ ये कह सकते हैं विलयन जो है इसकी सांद्रता यहाँ कम है, विलयन जो है इसकी सांद्रता यहाँ अधिक है। तो जो जल के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए यहाँ हम देखें तो सामान्यतया आलू की जो झिल्ली है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के समान क्या करती है, कार्य करती है। लेकिन शर्करा सॉल्यूशन द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। तो इससे संबंध में भी कभी कभी कुछ अजीब से प्रश्न पूछ लेता है। जैसे हमने ये आलू का परासरण मापी बनाया प्रयोगशाला के अंतर्गत, ये प्रैक्टिकल में भी है 12th क्लास में, तो परासरण मापी द्वारा परासरण की क्रिया को समझाना रहता है। वहाँ भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि भैया आलू की परासरण मापी द्वारा आप परासरण की क्रिया का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको यदि हम काले कपड़े से ढक दें
तो परासरण की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो यहाँ परासरण की क्रिया पर काले कपड़े से ढकने पर परासरण की क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है, यदि शर्करा के घोल के साथ साथ यहाँ NaCl का घोल भी इसमें मिला दें तो परासरण की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परासरण की क्रिया बंद हो जाएगी, परासरण की क्रिया चालू होगी, परासरण अधिक तीव्र होगा, रिवर्स परासरण की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अर्थात जल के जो अणु हैं वो आलू से बाहर निकलने लग जाएंगे, ऐसा होगा क्या। तो यहाँ NaCl मिलाने पर परासरण की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि ये किसके समान काम कर रही है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, वो Na के लिए भी और Cl- के लिए भी क्या कर रही है, यहाँ इनको भी आने जाने का क्या देगी, रास्ता प्रदान करेगी। तो परासरण की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यही पूछ ले आपको कि यदि इसमें शर्करा के घोल के साथ KCN मिला दिया जाए तो परासरण की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ KCN की बात करें तो ये एक तीव्र जहर है जिसके कारण परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपको प्रश्न पूछ सकता है कि यदि हम परासरण आलू के परासरण मापी में उबले हुए आलू का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, बताइए। यदि उबले हुए आलू का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा तो उबला हुआ जो आलू है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो सब की सब कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और यहाँ परासरण क्रिया का क्या नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा। ये परासरण की क्रिया को व्यक्त ही नहीं करेगा, तो यहाँ परासरण की क्रिया होगी ही नहीं। तो ये क्लियर। तो हमने यहाँ समझा जो परासरण है वो परासरण की क्रिया किसके द्वारा, एक तो तिसिल की प्रयोग द्वारा और एक आलू के परासरण मापी के द्वारा या परासरण द्वारा इसका प्रदर्शन। आगे हम देखें तो जो परासरण है वो परासरण कितने प्रकार का होगा, तो इसको समझें। तो परासरण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः परासरण एंडोस्मोसिस और एक होता है बही परासरण। अंतः परासरण और बही परासरण, इन दोनों को समझने से पहले हम बात करते हैं, पीछे आपको मैंने बताया था परासरण दाब के आधार पर जो विलयन है वो तीन प्रकार के हैं। एक होता है समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। एक होता है अल्प परासरी विलयन। पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक और तीसरा है अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक विलयन। तो सबसे पहले समपरासरी की बात करें, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के क्या हो, बराबर, अर्थात बाहरी विलयन और कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उन दोनों की या जीवद्रव्य की दोनों की जो सांद्रताएं हैं, दोनों का जो ओपी है वो यदि बराबर हो तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, समपरासरी विलयन। नेक्स्ट हम देखें अल्प परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में क्या हो, कम हो, या जिसका ओपी कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्प परासरी विलयन। तीसरा होता है अति परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, ज़्यादा हो, या जिसका ओपी क्या हो, अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अति परासरी विलयन। उन्हीं के आधार पर हम अंतःपरासरण और बहिःपरासरण की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अंतःपरासरण, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतः यानी कोशिका के अंदर परासरण के कारण जल का प्रवेश होना। बही का मतलब होता है बाहर, तो परासरण के कारण जो जल है उसका कोशिका से क्या होना, बाहर जाना, क्या कहलाएगा, बही परासरण। सबसे पहले हम अंतः परासरण को समझें। तो यहाँ जैसे एक बीकर है, ये इस बीकर में हमने एक किसको रख दिया, जैसे किशमिश को रख दिया, और इसमें पूरे में क्या भरा हुआ है, शुद्ध क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अर्थात बाहर जो घोल है वो कैसा है, अल्प परासरी विलयन। अर्थात यदि किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है
तो जो जल है वो कोशिका के कहाँ प्रवेश करेगा, अंदर, और अंदर प्रवेश करने पर कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो जो किशमिश है उसको शुद्ध जल में यदि रखेंगे तो अंतःप्राशन के कारण जो किशमिश है वो कुछ समय बाद में क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अर्थात ये किसको प्रदर्शित कर रही है, अंतःप्राशन की क्रिया को प्रदर्शित कर रही है। अंतःप्राशन के कारण ये जो कोशिका है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, स्फीत अवस्था में आ जाएगी, और स्फीत दाब इसमें उत्पन्न हो जाएगा। पादपों में भी अंतःप्राशन के कारण जो कोशिकाएं हैं वो स्फीत अवस्था में आ जाती हैं, फूली हुई रहती हैं। निश्चित आकार जो आकृति होगा वो किसके कारण होगा, स्फीत दाब के कारण ही हमें उनमें निश्चित आकार और आकृति देखने को क्या होता है, मिलता है। तो क्लियर यहाँ पर। यदि हम किसी अन्य कोशिका की बात करें, जैसे आरबीसी की बात करें हम, तो आरबीसी को यदि हमने किस में रख दिया, शुद्ध जल में रख दिया, या अल्प पराशरी किस में रख दिया, घोल में रख दिया, तो अंतःप्राशन के कारण जो जल है वो आरबीसी में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और आरबीसी क्या करेगी, फूलेगी, और फूल कर क्या हो जाएगी, फट जाएगी। फूल कर आरबीसी का फटना हीमोलाइसिस कहलाएगा, और उसकी जो बची हुई जो झिल्ली है वो बची हुई झिल्ली रेड सेल क्या कहलाएगी, घोष्ट कहलाएगी। रेड सेल क्या कहलाएगी, घोष्ट कहलाएगी। बची हुई उसकी जो कोशिका झिल्ली है उस कोशिका झिल्ली को हम क्या कह देंगे, या रेड सेल क्या कह देंगे, घोष्ट कह देंगे। पादप जो कोशिकाएं हैं वो अंतःप्राशन के कारण फटती नहीं है, क्योंकि उनके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल पाई जाती है, जो स्फीत दाब के विपरीत एक अन्य दाब उत्पन्न करती है जिसे हम कहते हैं भित्ति दाब, वाल प्रेशर कहते हैं, WP कहते हैं, आगे बात करेंगे उसकी। तो उस भित्ति दाब के कारण जो कोशिकाएं हैं वो पादप कोशिकाएं जो हैं वो फटेंगी नहीं या फटती नहीं है। तो ये अंतःप्राशन। नेक्स्ट हम बात करें बहिःपराशरण। यदि किसी कोशिका को हम कौन से सॉल्यूशन में, कौन से विलयन में रखें, अति पराशरी विलयन। जैसे ये शर्करा का क्या है, घोल, चीनी का क्या है, घोल है, जो किसके समान काम करेगा, हाइपरटोनिक विलयन के समान, अति पराशरी विलयन के समान क्या करेगा, कार्य करेगा। और इसमें लाकर जैसे किसको रख दिया, अंगूर को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात यहाँ बहिःपराशरण होगा। अर्थात अंगूर जो है इसके अंदर की सांद्रता, इसके अंदर की जो सांद्रता है वो कम है, और बाहर की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है। अर्थात जल की सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, जल की सांद्रता बाहर कम है, तो जो जल है वो इससे बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो ये कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो बहिःपराशरण के कारण जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उनमें हमें जीवद्रव्य कुंचन की क्या देखने को मिलती है, क्रिया देखने को मिलती है। यदि लंबे समय तक कोशिकाओं को अति पराशरी विलयन में रख दिया जाता है तो उनका जो जीवद्रव्य है वो कोशिका भित्ति से अलग होकर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एक कोने में एकत्रित हो जाएगा, और उस कोशिका को हम जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, और ये जो क्रिया है उसे हम क्या कर देंगे, जीवद्रव्य कुंचन। अगले टॉपिक में हम इसकी बात करेंगे, जीवद्रव्य कुंचन विकुंचन क्या होता है। फिलहाल हमने अंतःप्राशन और किसको पढ़ा, बहिःपराशरण को पढ़ा। तो यहाँ तक का अपना जो मैटर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पराशरण जो है वो पराशरण यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका। इसके बाद में हम बात करें तो आगे आता है प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण दाब किसे कहेंगे, प्रासरण दाब किसे कहेंगे, अभी हमने पीछे भी इसकी बात की है। प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब क्या है, यहाँ पीछे भी हमने अभी प्रासरण दाब की क्या की है, बात की है। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो परिभाषा में ध्यान दो, वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी और स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या होता है, आवश्यक। अभी मैंने आपको बताया था, यदि यहाँ बाहर से क्या डाला जाए, दाब डाला जाए, तो यह जो दाब है बाहरी दाब, वह बाहरी दाब जो जल के अणुओं को विलयन में या घोल में प्रवेश करने से क्या करे, रोके। तो इस दाब को ही हम क्या कह रहे हैं, ओपी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ओपी कह रहे हैं। और इस दाब का जो मान होगा वो विलयन में विलय अणुओं की, जैसे जैसे विलय अणुओं की सांद्रता बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, तो ओपी का मान भी उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात विलयन में विलय अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो ओपी भी ज़्यादा होगा, विलय अणुओं की संख्या कम होगी तो उसका ओपी भी क्या होगा,
होगा, कम होगा। शुद्ध जल है, शुद्ध जल में कोई पदार्थ, कोई विलेय पदार्थ मिला हुआ नहीं होता है। तो शुद्ध जल का अपन ओपी की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो शुद्ध जल का जो ओपी है वो यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। शुद्ध जल का ओपी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला हुआ नहीं है। लेकिन यदि इसमें किसी पदार्थ को घोलेंगे हम जल में, तो उसका जो ओपी है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। विलयन का ओपी, किसी घोल का या किसी विलयन का जो ओपी है वो क्या होता है, उच्चतम होता है, अधिकतम होता है। क्लियर यहाँ पर। इसी को हम दूसरे प्रकार से समझते हैं। हमारे पास एक यहाँ यू आकार की क्या है, एक नली है, ठीक है, और इसके बीच में हमने यहाँ एक अर्धपारगम्य क्या लगा रखी है, झिल्ली लगा रखी है। अर्धपारगम्य क्या लगा रखी है, झिल्ली लगा रखी है। और इसके इधर और इधर दोनों तरफ हमने विलयन भर रखा है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ 5% शर्करा का घोल है। यहाँ बात करें तो यहाँ 10% शर्करा का क्या है, घोल है। यहाँ पर प्रश्न पूछ ले आपको कि यहाँ दो विलयन दे रखे हैं, एक तो इधर और एक इधर इस ट्यूब में, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या है, अलग है। तो यहाँ जैसे पहले तो इससे समझे हम, यहाँ जैसे मैंने बात की कि ये अतिरिक्त क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। इस दाब का मान विलयन के, इस दाब का मान विलयन के दाब के क्या हो, बराबर हो, घोल के दाब के क्या हो, बराबर हो, तो परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यदि यहाँ बाहरी दाब का मान क्या हो जाए, अधिक, किसकी तुलना में, विलयन का जो ओपी है उसकी तुलना में बाहरी दाब का मान क्या हो जाए, अधिक, बाहरी दाब का मान क्या हो जाए, अधिक, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया होगी। तब यहाँ जो तिसिल कीप है उससे जो जल है वो बाहर आने लग जाएगा, जिससे रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। इसी सिद्धांत पर जो आरओ हैं वो काम करते हैं, और आरओ से जो जल है उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। उनसे जो भी लवण वगैरह घुले हुए हैं जल में उनको दूर करके शुद्ध जो जल है उसको बाहर निष्कासित किया जाता है। एक हम समझें कि यहाँ का ओपी, विलयन का ओपी बाहरी दाब के ओपी से क्या है, ज़्यादा है। विलयन का ओपी बाहरी दाब के ओपी से क्या है, ज़्यादा है। तब जो परासरण की क्रिया है वो क्या रहेगी, चालू रहेगी। मतलब यहाँ अंतः परासरण की क्या होगी, क्रिया होगी। तो इसी के अंतर्गत हम समझें कि एक तो इधर 5% शर्करा का घोल है, इधर 10% शर्करा का क्या है, घोल है। तो परासरण की जो क्रिया है वो किधर होगी, इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी। यहाँ जल की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ जल की सांद्रता क्या है, कम है। तो यहाँ हम समझें कि यदि यहाँ ये तो है ए नली, ये है बी नली, तो जो बी नली है इसमें बाहर से एक अतिरिक्त क्या लगा दे, दाब लगा दे। बी नली में बाहर से एक अतिरिक्त क्या लगा दे, दाब लगा दे। तो परासरण की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही चीज, यदि लगने वाला बाहरी दाब विलयन के दाब या ओपी के क्या है, बराबर, तो परासरण की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, किधर भी नहीं होगा। यदि यहाँ बाहरी जो दाब है इसका मान तो हो ज़्यादा और विलयन का जो ओपी है इसका मान हो कम, तब रिवर्स ऑस्मोसिस, बाहर पानी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि यहाँ विलयन का ओपी तो है ज़्यादा और यहाँ बाहरी जो दाब है वो है कम, तो क्या होगा, तब परासरण की क्रिया होगी, अर्थात इससे जो जल है वो कौन सी, बी नली में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में अपना आगे का जो टॉपिक है वो है यहाँ ओपी या परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ लिया आपने ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहीं पर हमने बात की कि जो शुद्ध जल है उसका ओपी क्या है, शून्य है, जबकि विलयन का जो ओपी है वो क्या है, उच्चतम है। यही हम देखें घोल का परासरण दाब, तो घोल का मतलब क्या बन गया, विलयन बन गया। घोल का मतलब क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन जो है, विलयन का जो परासरण दाब है वो किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, तो उसका जो परासरण दाब है वो हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, ऑस्मोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा नापेंगे, ऑस्मोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। लेकिन यदि एक कोशिका का ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना हो तो उसका प्रारंभिक क्या मापते हैं हम, जीव द्रव्य। प्रारंभिक क्या मापते हैं, जीव द्रव्य। अब ओपी ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, तो ओपी को ज्ञात करने की अलग अलग कोशिकाओं का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। लेकिन यहाँ हम ओपी ज्ञात करने के लिए वॉन्ट हॉप का सूत्र काम में लेंगे। अब वॉन्ट हॉप ने क्या किया, एक तो अन्य विद्युत अपघटनीय पदार्थ है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इनके लिए अलग अलग क्या दिए हैं, सूत्र दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अन्य विद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं उनके लिए। अन्य विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए ओपी जो है वो है क्या, ओपी बराबर MRT। यहाँ पर देखो M है मोलर सांद्रता, R है गैस नियतांक या कांस्टेंट है जिसका मान दे रखा है कितना, 0.082 मोल प्रति अणु, और T का मतलब होता है परम ताप या टेम्परेचर। जैसे इसी के द्वारा हमें यहाँ प्रश्न दे दे, एक अणु ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का 0 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब बताइए, परासरण दाब बताइए। तो इसके लिए जो परासरण दाब है वो क्या होगा, कितना अणु है, एक अणु, ओपी बराबर M मोलर जो सांद्रता उसकी बात करें 1 × R कांस्टेंट है, गैस नियतांक है 0.082 इंटू टेम्परेचर क्या दे रखा है 0 डिग्री है, इससे हम लिख सकते हैं 273, ठीक है, केल्विन। तो इसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ ओपी का यदि हम मान निकालेंगे तो यह आएगा 22.4 एटमॉस्फेयर, 22.4 एटमॉस्फेयर आएगा किस पर, 0 डिग्री पर। यदि यही हम निकाले 0 डिग्री की बजाय किस पर निकाल ले, 20 डिग्री सेल्सियस पर एक ग्लूकोज अणु का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, तो वहाँ क्या जाएगा, ओपी बराबर क्या जाएगा, MRT। ओपी बराबर M का मान कितना है 1, R कितना है 0.082 और टेम्परेचर कितना दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ प्लस 20 और कर दें हम तो 293 केल्विन आ जाएगा। इस पर अपन निकालें तो लगभग इस पर परासरण जो दाब होगा वो होगा यहाँ 24.5 एटमॉस्फेयर 20 डिग्री पर, किसका, ग्लूकोज का, जो एक क्या है, अन्य विद्युत अपघट्य है। क्या है, अन्य विद्युत अपघट्य है। तो अन्य विद्युत जो अपघट्य है उसके लिए 0 डिग्री पर ग्लूकोज का कितना आ रहा है 22.4 और 20 पर कितना आ रहा है 24.5 एटमॉस्फेयर। यही हम यदि किसके लिए बात करते हैं, NaCl, किसके लिए, NaCl विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्यों के लिए सूत्र क्या दे रखा है, OP बराबर MRT, I दे रखा है। यहाँ I की बात करें तो I जो है विद्युत अपघट्यों का आयनिक क्या है, आयनिक स्थिरांक है, आयनिक क्या है, स्थिरांक। और NaCl का आयनिक स्थिरांक की बात करें तो यहाँ कितना है 2 है। तो यहाँ कितना जाएगा, OP बराबर 1 जैसे हमने बात की NaCl के लिए, तो एक अणु NaCl के लिए 20 डिग्री कितने पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर OP ज्ञात करें। तो OP क्या होगा 20 डिग्री पर 0.082 इंटू टेम्परेचर यहाँ कितना है 20 है। और इसके अलावा हम बात करें तो 20 यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 293 इंटू इसका जो स्थिरांक है वो कितना है 2 है। तो यहाँ यदि इसका OP ज्ञात किया जाता है तो इसका OP आता है लगभग 46.5 एटमॉस्फेयर। कितना आएगा 46.5 एटमॉस्फेयर आएगा, निकालेंगे
तो यहाँ हम देखें तो विद्युत अपघट्यों की बात की तो विद्युत अपघट्य और ये अन्य विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्यों का जो ओपी है अन्य विद्युत अपघट्यों की तुलना में लगभग क्या है, दुगुना है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उन विद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं उनका जो ओपी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अन्य विद्युत अपघट्य पदार्थों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके अलावा ओपी पर किन किन कारकों का और प्रभाव पड़ता है, जैसे हम बात करें टेम्परेचर की, ताप की, तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे ओपी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। सुबह सुबह पादपों में या रात्रि में पादपों में हम देखें तो वहाँ ओपी का मान क्या होगा, कम होगा, जबकि दोपहर के समय जो पादप हैं उनमें ओपी का मान, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, अर्थात तापमान बढ़ने पर ओपी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं उन पादपों में हम ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो जैसे इनका जो क्रम है पादपों का वो किस प्रकार से आएगा। पहला आता है जैसे जलोदभिद, जहाँ जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। हाइड्रोफाइट्स की हम बात करें। सेकंड हम बात करें मरुदभिद की। थर्ड हम बात करें शुष्कोदभिद की। और फोर्थ हम बात करें लवणोदभिद की। फर्स्ट हमने बात की किसकी, जलोदभिद या हाइड्रोफाइट्स, इसके बाद में मरुदभिद या कौन है, मीजोफाइट्स हैं, उसके बाद में शुष्कोदभिद या जीरोफाइट्स हैं, उसके बाद में हमने बात की किसकी, लवणोदभिद की। तो यहाँ जल की जो मात्रा है, यहाँ पाए जाने वाले जो पादप हैं यहाँ जल की मात्रा क्या है, अधिक है, इसलिए यहाँ हम समझें तो यहाँ का जो ओपी है, यहाँ का ओपी सबसे क्या है, कम है। यहाँ का ओपी सबसे क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा क्या है, अधिक है। उसके बाद में यहाँ इसका ओपी कम होगा। फिर शुष्कोदभिद परिस्थितियों में पाए जाने वाले जो पादप है उनका ओपी सबसे अधिक जो ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किन पादपों को होगा, लवणोदभिद का, क्योंकि यहाँ लवणीय जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा अधिक होगी, जो विलेय पदार्थ हैं उनकी मात्रा अधिक होगी। विलेय पदार्थों की मात्रा अधिक होने पर यहाँ हम बात करें तो यहाँ का जो ओपी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहीं एक लवणीय जो पादप है, लवणोदभिद पादप है, एट्रिप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया, एट्रिप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया, जो गलत हो सकता है लेकिन ठीक है, ये पादप है, लवणोदभिद पादप है, लवणीय क्षेत्रों में पाया जाता है, एट्रिप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया। इसका हम ओपी की बात करें तो लगभग इसका ओपी सबसे ज़्यादा है, पादपों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इसका ओपी है, लगभग 205 एटमॉस्फेयर के लगभग इसका क्या होता है, ओपी पाया जाता है। ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो हमें क्या करने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ एक वैज्ञानिक थे, हेरिस, कौन थे, हेरिस नामक वैज्ञानिक ने भी पादप के जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उनके लिए ओपी का मान अलग अलग बताया। जैसे अपर लीव्स होती हैं, ऊपरी जो पत्तियां होती हैं, वहाँ ओपी की बात करें तो वहाँ का, यदि ओपी की बात करें तो वहाँ का जो ओपी है वो सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है अपर लीफ का। उसके बाद में उनसे नीचे वाली जो पत्तियां हैं, लोअर लीफ, उनका ओपी और कम है। उसके बाद में तने का, उसके बाद में मूलों का, और जो वाटर सॉल्यूशन होता है, जो मृदा सॉल्यूशन होता है, उसका जो ओपी है वो सबसे कम होता है। और इस ओपी के कारण ही जो जल है वो कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ, अर्थात मृदा से ऊपर की तरफ जो जल है उसका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो यहाँ तक ऑस्मोटिक प्रेशर अपना क्या हुआ, कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखें तो स्टूडेंट्स आगे आता है कि जो परासरण है ना, परासरण, इस परासरण का
क्या इम्पोर्टेंस है, परासरण का महत्व क्या है। तो परासरण के महत्व के अंतर्गत हम बात करें तो पहला जो महत्व आता है वो आता है कि जो मृदा है उससे जल का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा, परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का जो परिवहन किया जाता है वो किसके कारण, परासरण के कारण, अर्थात कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जो जल है उसका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। इसके अलावा कोशिकाएं जो होती हैं उनका स्फीत होना, फैला हुआ रहना, फूला हुआ रहना, जिसके कारण विभिन्न जो भाग हैं, पत्तियां हैं, पुष्प हैं आदि का जो निश्चित आकार है वो बना हुआ रहता है। इसके अलावा परासरण जो है उसके द्वारा रंध्रों का खुलना और बंद होना, फलों का क्या होना, फटना, ये किसके कारण होता है, परासरण के कारण। इसके अलावा हम छुई मुई को देखते हैं तो छुई मुई की पत्तियों को जैसे ही छूते हैं वो क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। तो वो जो घटना है वो घटना भी हमें किसके कारण देखने को मिलती है, परासरण के कारण ही देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, एक तरफ तो आता है हमारे लिए जैसे विसरण और एक तरफ आता है परासरण। विसरण की और परासरण की बात करें तो विसरण और जो परासरण है उनमें हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। तो विसरण और परासरण में हम समझें तो यहाँ ये जो क्रिया है ये ठोस, द्रव, गैस के सभी अणुओं में होती है। ठोस, द्रव, गैस के सभी अणुओं में होती है। यहाँ इसकी बात करें तो यह केवल किसमें, जल या द्रव के अणुओं में होती है, द्रव के अणुओं में देखने को मिलती है। क्लियर। इसके लिए जो माध्यम है, यहाँ माध्यम ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। यहाँ माध्यम जो होता है ना वो माध्यम केवल कौन होता है, द्रव होता है। कौन होता है, द्रव होता है। यहाँ विसरण की जो क्रिया होगी वो उसके लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ परासरण की जो क्रिया है वो झिल्ली से होकर होती है। इसके अलावा विसरण को हम समझें तो विसरण की जो क्रिया होगी वह विसरण की क्रिया होती है उच्च सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विसरण की क्रिया जो है वो हमें देखने को क्या होती है, मिलती है। अर्थात विसरण जो दाब है अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ होती है, या ये कह सकते हैं अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ। और इसके लिए हम कह सकते हैं कम ओपी से, ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ओपी की तरफ। अर्थात जो जल है वह जल अपनी कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ क्या करता है, गति करता है। तो यहाँ तक का हमारा आज का जो टॉपिक था परासरण जो दाब वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ में आया है और इसे और आप बेहतर तैयार करें, अच्छे से इसके नोट्स तैयार करें, हर एक टॉपिक को गहनता से और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।